नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टोक्यो 2020 पैरालंपिक के भारतीय पैरा एथलीट दल के सदस्यों से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने देश में खेलों के विकास की तकनीकों में निरंतर सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। अफगानिस्तान में फंसे राजनयिकों और नागरिकों को काबुल से निकालने के लिए सैन्य उड़ानों का परिचालन फिर से शुरू। भारतीय वायुसेना का विमान C-17 भारतीय दूतावास के कर्मचारियों और अन्य लोगों को लेकर जामनगर एयरबेस पहुंचा। देश ने पिछले 24 घंटे में 88,13,000 से अधिक टीके लगाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.51% हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पूर्वोत्तर राज्यों में कोविड स्थिति की समीक्षा के लिए गुवाहाटी पहुंचे। केंद्र ने आपात कोविड सहायता पैकेज द्वितीय के तहत केरल को 267 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क पहुंचे। वे संयुक्त राष्ट्र के 2 उच्चस्तरीय कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं विशाल शर्मा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टोक्यो 2020 पैरालंपिक के लिए भारतीय पैरा एथलीट दल के सदस्यों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री ने देश में खेल संस्कृति को विकसित करने के लिए तकनीकों में लगातार सुधार करने पर जोर दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय पैरा एथलीट दल के सदस्यों के साथ संवाद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों, पारंपरिक भारतीय खेलों को नई पहचान मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के 250 से अधिक जिलों में 360 खेलो इंडिया केंद्र खोले गए हैं और निकट भविष्य में इन केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 1000 कर दी जाएगी। 9 स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए 54 सदस्यों का पैरा एथलीट दल टोक्यो पैरालंपिक में शामिल होगा। ये पैरालंपिक खेलों में अब तक का भारत का सबसे बड़ा दल होगा। श्री मोदी ने खिलाड़ियों से बातचीत में कहा कि लोगों के जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं, लेकिन इच्छा शक्ति के कारण लोग जिंदगी में कुछ बड़ा करने की ठान लेते हैं। तीरंदाज ज्योति बालियान ने अपने बारे में बताया कि कैसे वे पिता को खोने के बावजूद देश के लिए पदक जीतने की इच्छा रखती हैं। ज्योति जी, आप कभी बड़ी निराश हो गई, थक गई और आप खेल छोड़ने के लिए सोच रही थी। परिवार का भी आपके सामने काफी जिम्मेवारियां थी। ऐसे में ऐसा क्या हुआ कि आपने फिर से हिम्मत करके लौट आई, फिर से आपने अपना जज्बा कायम किया? तो इसमें सरकार की भी कोई मदद मिली या नहीं मिली? सर, जब मेरे पिताजी का निधन हो गया था तो मैं बहुत टूट गई थी अंदर से। मैं गरीब फैमिली से हूँ। मेरे कोच श्री कुलदीप वेदवान जी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। अभी मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड आर्चरी एकेडमी में प्रैक्टिस करती हूँ और वहाँ पे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ये आपका पहला ओलंपिक है? जी सर। आप मुझे बताइए, आपका क्या लक्ष्य है इस ओलंपिक में? सर, मेरा ये लक्ष्य है कि मैं देश के लिए पदक जीतूं और देश का नाम रोशन करूं। पैरा तीरंदाज राकेश कुमार ने बताया कि 2010 में दुर्घटना के बाद उन्हें बैठने के लिए भी 2 लोगों की मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन 2017 में जब उनकी मुलाकात अपने कोच से हुई तो उन्होंने खेल में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और इस प्रकार उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया। राकेश जी, आपके कोच का आपके जीवन में क्या योगदान रहा है? सर, ये बात सच है कि जब 2009 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरा जीवन
काफी अस्त व्यस्त हो गया था। मुझे करीब 1 साल के लिए अगर मुझे बैठना भी होता तो मुझे 2 घंटों की आवश्यकता होती थी। लेकिन 2017 में जब मेरी मुलाकात मेरे कोच श्री कुलदीप कुमार वेदवान जी से हुई तो उन्होंने मुझे तीरंदाजी के लिए मोटिवेट किया। मुझे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्टेडियम में आमंत्रित किया। ट्रेनिंग से लेके सारे उपकरण सर हमें फ्री में दिए जाते थे। जितनी भी सुविधाएं हैं वहाँ पे वो मुझे फ्री में मिली हैं। इसके लिए मेरे कोच साहब का बहुत बड़ा मार्गदर्शन से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया ने बताया कि उनकी जिंदगी में कई चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने कभी भी देश के लिए कुछ करने का जज्बा नहीं खोया। देवेंद्र जी, आपके जीवन में वो कौन सी बातें हैं जो देशवासी जानना चाहिए? क्योंकि आपका एक हाथ चला गया और गांव में रहने वाला इंसान और आज उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहां कई लोग कहते हैं अब तो मेरी उम्र होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने उस उम्र में भी खुद को नया ताकत देते रहते हैं। सर 9 साल की उम्र में जो मेरा एक हाथ बिजली की वजह से कट गया था, तो जब मैं वापस घर पे आया था तो घर से बाहर निकलना मेरे लिए चैलेंज हो गया था। तो मेरी मम्मी पापा ने कहा कुछ नहीं हुआ, आप बाहर जाइए, बच्चों के साथ खेलिए। लेकिन वो दिन आज भी याद है जब मैंने बाहर बच्चों के साथ खेलना शुरू किया और जब स्कूल में मैंने खेल की शुरुआत की तो मेरे से इतने क्वेश्चन हुए। जब मैंने पहली बार भाला उठाया कि मैं फेंकूंगा भाला, तो कहा कि आप किस लिए आए हो ग्राउंड में, आपका क्या काम है, आप तो दिव्यांग हो। उस दिन मुझे अंदर से ये फील हुआ कि मैं कमजोर नहीं कहलाऊंगा। मुझे कमजोर न कहलाने की जिद ने दुनिया का चैंपियन बनाया। इस अवसर पर खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पैरा एथलीटों के जुझारू जज्बे को सराहते हुए कहा कि वे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने देश भर के एथलीटों को सहयोग करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। खेल मंत्रालय ने ये सुनिश्चित किया कि हमारे खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जा सके, जिससे उनकी तैयारी अव्वल दर्जे की हो, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सके। भारतीय पैरा एथलीट्स ने दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। आपने कई मौकों पर भारत को गौरवान्वित किया है और हर भारतीय का सिर फक्र से ऊंचा किया है। अफगानिस्तान में फंसे राजनयिकों और नागरिकों को निकालने के लिए काबुल हवाई अड्डे से आज तड़के सैन्य उड़ानों का परिचालन फिर से शुरू हो गया। अमरीकी सुरक्षा बलों ने विमानों के सुचारू संचालन के लिए हवाई अड्डे पर जमा अनियंत्रित भीड़ को हटा दिया है। पश्चिमी देश के एक सुरक्षा अधिकारी ने समाचार एजेंसी को बताया कि हवाई अड्डा परिसर में एकत्रित लोग अब अपने घरों को लौट रहे हैं। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान अफगानिस्तान के काबुल से भारतीयों को लेकर आज दोपहर बाद गुजरात के जामनगर पहुंचा। ये विमान जामनगर हवाई अड्डे पर ईंधन भरवाने के बाद दिल्ली पहुंचेगा। सूत्रों ने बताया है कि विमान ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से बचने के लिए ईरान के रास्ते लंबा मार्ग अपनाया। भारतीय वायुसेना ने काबुल स्थित दूतावास के कर्मचारियों के साथ ही भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों और अन्य भारतीय नागरिकों को भी निकाला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में संघर्ष पर तत्काल रोक लगाने और वहां संगठित, समावेशी और प्रतिनिधि सरकार बनाने का आह्वान किया है। एक प्रेस वक्तव्य में सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में हिंसा तुरंत रोकने और सुरक्षा, नागरिक प्रशासन और संवैधानिक व्यवस्था बहाल करने की अपील की है। अफगानिस्तान की स्थिति पर कल भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। सदस्य देशों ने कहा कि सभी पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का हर स्थिति में पालन करना चाहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि सरकार काबुल की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। ट्वीट संदेश में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सरकार भारत वापस आने की कोशिश कर रहे लोगों की चिंता समझती है। श्री जयशंकर ने काबुल में रह रहे भारतीयों से अनुरोध किया कि वे टेलीफोन नंबर 919717785379 और ईमेल meahelpdeskindia@gmail.com पर संपर्क कर अपने बारे में जानकारी दें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल रात अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन के साथ अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर विचार किया। दोनों नेताओं ने काबुल में हवाई अड्डे का परिचालन तत्काल बहाल किए जाने पर जोर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना हटाने के अपने फैसले को सही ठहराया है। व्हाइट हाउस से कल राष्ट्र के नाम संबोधन में श्री बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में सत्ता का तेजी से पतन हुआ। बांग्लादेश सरकार ने अफगानिस्तान में उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर वहां से पलायन करने वाले कुछ अफगानों को शरण देने के अमेरिका के अनुरोध को ठुकरा दिया है।
विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमिन ने ढाका में समाचार एजेंसी को बताया कि म्यांमार से आए रोहिंग्या शरणार्थियों को आश्रय देकर बांग्लादेश पहले से ही समस्याओं का सामना कर रहा है। इससे पहले डॉक्टर मोमिन ने कहा था कि उनका देश अफगानिस्तान में जनता द्वारा गठित किसी भी सरकार का स्वागत करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में पिछले 24 घंटे में 88,13,000 से अधिक टीके लगाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 55 करोड़ 47 लाख टीके लगाए गए हैं। कल 25,166 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जो कि पिछले 154 दिनों में सबसे कम है। स्वस्थ होने की दर 97.51% हो गई है, जो पिछले वर्ष मार्च से अब तक की सर्वाधिक दर है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 56 करोड़ 81 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। केंद्र ने राज्यों को करीब 1 करोड़ 32 लाख से अधिक टीके जल्द ही उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। बिहार में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 3 करोड़ को पार कर गया है। राज्य में अब तक 3 करोड़ 1,33,000 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पूर्वोत्तर राज्यों में कोविड की स्थिति की समीक्षा करने के लिए आज गुवाहाटी पहुंचे। बैठक में पूर्वोत्तर राज्यों के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। वे कामरूप जिले के चांगसारी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। केंद्र सरकार ने केरल को आपात कोविड प्रबंधन पैकेज 2 के तहत 267 करोड़ 35 लाख रुपए आवंटित करने का निर्णय लिया है। इस राशि से राज्य में स्वास्थ्य की मूल सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा और कोविड का सुचारू प्रबंधन हो सकेगा। केंद्रीय अनुदान से राज्य के प्रत्येक जिले में दवा भंडार बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कल तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज और अन्य अधिकारियों के साथ कोविड प्रबंधन की समीक्षा की। श्री मांडविया ने राज्य सरकार को वैक्सीन उपलब्ध कराने समेत हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। दक्षिण एशियाई देशों में कोविड की स्थिति में सुधार के मद्देनजर अमेरिका ने भारत के लिए यात्रा परामर्श में बदलाव करते हुए अब इसका स्तर 3 से स्तर 2 कर दिया है। स्तर 2 को सुरक्षित माना जाता है। रोग नियंत्रण तथा रोकथाम केंद्र ने कहा है कि भारत में कोविड की स्थिति अब पहले से बेहतर है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। वर्ष 2021-22 में विधानमंडल का ये दूसरा सत्र है। इस सत्र के दौरान सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। विभिन्न मुद्दों को लेकर ये सत्र हंगामेदार रहने की आशंका है। विपक्षी समाजवादी पार्टी ने आज सवेरे विधानसभा भवन के बाहर विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सत्र के पहले दिन आज सदन के 6 दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद विधानसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सदन से बाहर पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार जनहित के सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विधानसभा अध्यक्ष ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और विपक्ष से सदन के सुचारू संचालन के लिए सहयोग मांगा। सत्र के दौरान कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रबंध किए गए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं, जहां वे संयुक्त राष्ट्र के 2 उच्चस्तरीय महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे। पहला कार्यक्रम में कल एक खुली बहस होगी, जिसका विषय होगा रक्षकों की रक्षा, प्रौद्योगिकी और शांति कार्य। दूसरा कार्यक्रम बृहस्पतिवार को होगा, जिसमें आतंकवादी कार्रवाइयों से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सामने खड़े खतरों पर चर्चा होगी।
डॉक्टर जयशंकर की न्यूयॉर्क यात्रा ऐसे समय हो रही है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत के पास है। शांति बनाए रखने के प्रयासों पर होने वाली चर्चा में शांति सेनाओं की सुरक्षा बढ़ाने में आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग के तरीकों पर चर्चा होगी। डॉक्टर जयशंकर की यात्रा के दौरान शांति बनाए रखने के कार्यों में प्रौद्योगिकी की साझेदारी के बारे में भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच सहमति पर हस्ताक्षर की संभावना है। अपनी न्यूयॉर्क यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उन्होंने एक ट्वीट में बताया कि वे अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर भी बातचीत करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टोक्यो 2020 पैरालंपिक के भारतीय पैरा एथलीट दल के सदस्यों से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने देश में खेलों के विकास की तकनीकों में निरंतर सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। अफगानिस्तान में फंसे राजनयिकों और नागरिकों को काबुल से निकालने के लिए सैन्य उड़ानों का परिचालन फिर से शुरू। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान भारतीय राजदूत तथा दूतावास के कर्मचारियों और अन्य लोगों को लेकर जामनगर एयरबेस पहुंचा। देश में पिछले 24 घंटे में 88,13,000 से अधिक टीके लगाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.51% हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पूर्वोत्तर राज्यों में कोविड स्थिति की समीक्षा के लिए गुवाहाटी पहुंचे। केंद्र ने आपात कोविड सहायता पैकेज द्वितीय के तहत केरल को 267 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क पहुंचे। वे संयुक्त राष्ट्र के 2 उच्च स्तरीय कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल राज्य के नए मंत्री लोगों का आशीर्वाद लेने के उद्देश्य से 16 से 24 अगस्त के बीच होने वाली जन आशीर्वाद यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रदेश भाजपा द्वारा आयोजित जन आशीर्वाद यात्रा सोमवार को दतिया से शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री एसपीएस बघेल ने पीताम्बरा पीठ दतिया से यात्रा की शुरुआत करी। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देवास से यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ग्वालियर से यात्रा निकालेंगे। प्रदेश भाजपा के अनुसार केंद्रीय मंत्री साधु संतों और अन्य लोगों का आशीर्वाद लेंगे। धार्मिक स्थलों पर जाने के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत वर्ष भर चलने वाले अमृत महोत्सव क्विज का आयोजन किया है। आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज शीर्षक से ये कार्यक्रम आज से आरंभ हो गया है। इसे FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकेगा। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। इतिहास के महान और गौरवशाली संघर्षों में से एक है भारतीय स्वाधीनता संग्राम। भारत आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ये विशेष कार्यक्रम। आज की कड़ी में हम आपको बताएंगे स्वाधीनता सेनानी मदन लाल ढींगड़ा के बारे में। आज उनकी पुण्यतिथि है। स्वाधीनता आंदोलन की लहर बंगाल के विभाजन के विरोध में आरंभ हुई थी और फिर धीरे धीरे इसने संपूर्ण आजादी की मांग का रूप ले लिया। भारतीयों ने महसूस किया कि व्यापारी के रूप में आए कुछ विदेशियों ने
फूट डालकर हम पर शासन करना शुरू कर दिया है। इस धरती के धन को उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से लूटा। वे लोग जो अपने व्यापार के लिए हम पर निर्भर थे, हमारे ही लघु और कुटीर उद्योगों को कुचलने लगे और यहाँ के लोगों से गुलाम की तरह व्यवहार करने लगे। स्वाभाविक था इसका समुचित जवाब दिया जाए। लोगों ने इस दमन के खिलाफ विद्रोह कर दिया और देश छिटपुट विरोध प्रदर्शनों का साक्षी बनने लगा। स्वाधीनता सेनानियों और नायकों के खिलाफ अंग्रेजों के क्रूर व्यवहार ने युवाओं को उत्तेजित कर दिया। ऐसे ही एक युवा थे मदन लाल ढींगड़ा। मदन लाल ढींगड़ा का जन्म 18 सितंबर 1883 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। लाहौर में सरकारी कॉलेज में पढ़ते हुए वे स्वराज के लिए जारी राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रभावित हुए, जो स्वराज के लिए चलाया जा रहा था। ढींगड़ा भारत की गरीबी से अत्यधिक दुखी थे। उन्हें लगता था कि गरीबी का समाधान स्वराज और स्वदेशी में ही है। ढींगड़ा ने 1904 में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। दरअसल उनके प्रिंसिपल ने आदेश दिया था कि कॉलेज के लिए ब्लेजर ब्रिटेन से आयातित कपड़ों से ही बनाया जाए। ढींगड़ा ने छात्रों के साथ इसका विरोध किया और इसके बाद उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। इस घटना ने ढींगड़ा को क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के करीब ला दिया। 1905 में ढींगड़ा लंदन चले गए और वहाँ इंडिया हाउस में ठहरे। इंडिया हाउस उत्तरी लंदन में स्थित विद्यार्थियों का निवास स्थान था। वकील श्यामजी कृष्ण वर्मा के संरक्षण में इसे ब्रिटेन में रह रहे भारतीय विद्यार्थियों में राष्ट्रवादी विचारों को प्रोत्साहन देने के लिए खोला गया था। इंडिया हाउस में ही मदन लाल ढींगड़ा की मुलाकात वीर सावरकर से हुई। सावरकर तब इंडिया हाउस के प्रबंधक थे। इस बीच 8 जून 1909 को वीर सावरकर के बड़े भाई बाबाराव गणेश सावरकर को देश निकाला दिया गया। सरकारी पक्ष केवल ये सिद्ध कर सका कि उन्होंने ऐतिहासिक कविताएं प्रकाशित की थीं, जिसे राजद्रोह माना गया। बाबाराव सावरकर को मिले देश निकाले से लंदन में रह रहे क्रांतिकारी उत्तेजित हो गए। उस समय सीक्रेट पुलिस के विलियम हर्ड कर्जन वाइली सावरकर और क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे थे। कर्जन वाइली के कारण ही लंदन में क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानियों को निशाना बनाया गया। श्यामजी कृष्ण वर्मा के जर्नल द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट में वाइली को भारत का पुराना बेरहम शत्रु कहा गया। 1 जुलाई 1909 को ढींगड़ा एक जनसभा में शामिल हुए। इंपीरियल इंस्टीट्यूट में इस कार्यक्रम को नेशनल इंडियन एसोसिएशन ने आयोजित किया था। इसमें ब्रिटिश अधिकारी विलियम हर्ड कर्जन वाइली भी मौजूद था। बैठक के बाद जब लोग लौटने लगे तो ढींगड़ा ने बेहद करीब से कर्जन वाइली पर गोली दाग दी। ढींगड़ा तुरंत गिरफ्तार कर लिए गए। मुकदमे के दौरान उन्होंने अपने बचाव में खुद जिरह की। ढींगड़ा ने तर्क दिया कि कर्जन वाइली को गोली मारना देशभक्ति का कार्य है। उन्होंने ये भी कहा कि वाइली की हत्या भारतीयों की अमानवीय हत्या का बदला है, लेकिन अदालत ने उनकी दलील नामंजूर कर दी और उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। पेंटोन मिले जेल में 17 अगस्त 1909 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। मदन लाल ढींगड़ा संपन्न परिवार के थे, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने देशवासियों के साथ अन्याय का बदला लेने को प्राथमिकता दी। वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि बदले की कार्रवाई से उनके लिए अनेक मुसीबतें पैदा होंगी, लेकिन उन्होंने अपनी राह नहीं बदली। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेर, उस पथ पर तुम देना फेर, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अने, जिस पथ जाए वीर अने। 1947 में भारत की आजादी के बाद ब्रिटिश सेना की वापसी की शुरुआत हुई थी। 17 अगस्त को करीब 90 साल के ब्रिटिश राज के बाद इसी दिन ब्रिटिश सेना ग्रेट ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स की विशाल कंटिंजेंट बंबई से रवाना हुई। ब्रिटिश सेना को पूरी तरह से भारत छोड़ने में तो समय लगा और फरवरी 1948 तक ही ये काम पूरा हो सका। ब्रिटिश सेना की आखिरी कुमुक की भारत भूमि से रवानगी प्रतीक थी भारतीय स्वाधीनता की उम्मीदों के आजाद आसमान की। आज के लिए बस इतना ही। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते रहिए।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर काउंसिल ऑफ एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज शाम 4 बजे वस्तु और सेवा कर जीएसटी पर एक कार्यशाला का आयोजन किया है। इसमें उद्योगपतियों और व्यापारियों को जीएसटी के लाभ तथा उसके कार्यों के बारे में बताया जाएगा। तेलंगाना में नेहरू युवा केंद्र के निदेशक अंशुमान प्रसाद दास ने कहा है कि फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 को लेकर स्थानीय युवाओं में उत्साह है। उन्होंने बताया कि राज्य में केंद्र ने वारंगल में फिट इंडिया फ्रीडम रन दौड़ की शुरुआत हो गई है, जिसका समापन 2 अक्टूबर को रंगारेड्डी जिले में होगा। उन्होंने कहा कि इसको लेकर राज्य के युवाओं में फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। Today's youth is tomorrow's future. They have to be physically sound, socially acknowledged and skillful in operation so that a young, responsive and responsible nation will come out with its pomp and show and take the leadership at international level. भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 टेस्ट क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में 151 रन से जीत हासिल कर इतिहास रचा है। लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान में ये भारत की तीसरी टेस्ट विजय है। भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 272 रन का लक्ष्य दिया था। मैच के 5वें और अंतिम दिन मेजबान टीम 120 रन पर सिमट गई। भारत अब मौजूदा श्रृंखला में 1-0 से आगे हो गया है। तीसरा टेस्ट मैच 25 अगस्त को लीड्स में खेला जाएगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सामान्यतः बादल छाए रह सकते हैं और सामान्य बारिश हो सकती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सामान्य वर्षा हो सकती है। जम्मू में बादल छाए रह सकते हैं और धूल भरी आंधी तथा गरज के साथ बारिश हो सकती है। तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। लेह में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 6 और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में सामान्यतः बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। गुवाहाटी में मुख्यतः बादल छाए रहेंगे और 1-2 बार गरज के साथ वर्षा हो सकती है। तापमान 26 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। इम्फाल में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और वर्षा हो सकती है। तापमान 22 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। शिलंग, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर, गंगटोक में बादल छाए रह सकते हैं। 1 या 2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टोक्यो 2020 पैरालंपिक के भारतीय पैरा एथलीट दल के सदस्यों से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने देश में खेलों के विकास की तकनीकों में निरंतर सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। अफगानिस्तान में फंसे राजनयिकों और नागरिकों को काबुल से निकालने के लिए सैन्य उड़ानों का परिचालन फिर से शुरू। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान भारतीय राजदूत तथा दूतावास के कर्मचारियों और अन्य लोगों को लेकर जामनगर एयरबेस पहुंचा। देश ने पिछले 24 घंटे में 88,13,000 से अधिक टीके लगाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.51% हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पूर्वोत्तर राज्यों में कोविड स्थिति की समीक्षा के लिए गुवाहाटी पहुंचे। केंद्र ने आपात कोविड सहायता पैकेज द्वितीय के तहत केरल को 267 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क पहुंचे। वे संयुक्त राष्ट्र के 2 उच्च स्तरीय कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।